नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब मजे में होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। महाराणा देवव्रत वामिका अपनी मासा कन्हैया सबकी मौत से काफी दुखी हो चुके थे। अब अंदर ही अंदर टूट चुके थे। अब राजघाट में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। यह सब देखकर महाराणा देवव्रत ने अपने काका सास सिंह राज सिंह को संदेशा भिजवाया। उसका संदेश पाकर उसके काका सा राज सिंह उससे मिलने के लिए धावनगढ़ आए। वहां आने पर महाराणा देवव्रत ने अपना सारा राजपाट उसके काका राज सिंह के छोटे बेटे रतन सिंह को सौंपने के लिए कहा। यह सुनकर उसके काका सा हैरान परेशान होकर बोले, ना बेटा ना, ऐसा करके कर थे मारे बड़े भाई की निशानी हो और उसका कुल दीपक ही ये राजघाट पर थारा ही अधिकार है। तब महाराणा देवव्रत दुखी होकर बोले, काका सा, मारे को कोई राजपाट ना चाहिए। जब हमारे जीने की वजह ही खत्म हो गई हो तो यह राजपाट का क्या करूंगा। मारे से यह ना संभाला जाएगा। यह सुनकर राज सिंह बोला, बेटा, किसी अपने के चले जाने से जिंदगी तो खत्म ना हो जावे। फिर से जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर महाराणा देवव्रत उदास होकर बोले, ना काका सा, अब हमारे अंदर जीने की कुछ उम्मीद बाकी ना बची है। मारा चचेरा भाई और थारा छोटा बेटा रतन सिंह इस योग्य है कि मैं अपना सारा राजपाट उसे सौंप सकूं। इसलिए मारे ने यह फैसला किया है कि मैं अपना सारा राजपाट रतन सिंह को देकर किसी एकांत में चला जाऊं, जहां मारे को कुछ सुकून मिले। महाराणा देवव्रत के काका सा राज सिंह ने महाराणा देवव्रत को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन महाराणा देवव्रत ने सारा राजपाट अपने काका राज सिंह के बेटे रतन सिंह को सौंपने का फैसला कर ही लिया था। जब यह खबर धावनगढ़ के लोगों व दुर्ग में स्थित लोगों ने सुनी तो सभी ने महाराणा देवव्रत को समझाने की काफी कोशिश की। महाराणा देवव्रत के नाते रिश्तेदार सबने महाराणा देवव्रत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब महाराणा देवव्रत का मन तो इस संसार से बिल्कुल ही विरक्त हो चुका था। आखिरकार महाराणा देवव्रत ने अपना सारा राजपाट अपने चचेरे भाई रतन सिंह को सौंप दिया और सादा भेष धारण कर अपने गुरु और तपस्वी देवव्रत के आश्रम में चले गए। वहां पर उसने भूखे प्यासे रहकर एक कठोर साधना में लीन हो गए और लगभग 18 दिन की कठोर साधना के बाद महाराणा देवव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके चचेरे भाई रतन सिंह ने तपस्वी देवव्रत की समाधि के पास ही उसका अंतिम संस्कार किया और वही उन पर उसकी समाधि भी बनवा दी गई। और इस तरह उस जन्म में कालंद्री के कारण महाराणा देवव्रत और वामिका की प्रेम कहानी पूरी ना हो सकी। यह कहते हुए रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वीर की तरफ देखा और भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तब रोशनी आगे बोली, कुंवर सा, लेकिन यह कहानी खत्म ना हुई। एक बार फिर से महाराणा देवव्रत और वामिका ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी पूरी करने के लिए फिर से जन्म लिया। यह कहकर रोशनी किसी गहरी सोच में डूब गई और आगे बताने लगी, जो इस प्रकार था कि यह उस समय का समय था जब हमारा देश भारत को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था और सभी देशी रियासतें रजवाड़े सब भारत संघ में शामिल हो गए थे। भारत के युग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज के तहत भारत की सभी छोटी बड़ी देसी सियासतों रजवाड़ों को भारत संघ में शामिल कर लिया था। उसी समय धावनगढ़ रजवाड़े को भी भारत संघ में हमेशा के लिए शामिल कर लिया गया था। अब धावनगढ़ एक रजवाड़ा ना होकर एक गांव रह गया था, क्योंकि धावनगढ़ के पूर्व शासक अब दुर्ग में ना रहकर धावनगढ़ के बीचों बीच बनाई अपनी एक आलीशान हवेली में रहते थे। वैसे भारत देश आजाद हो गया था, अंग्रेज भी देश छोड़ जा चुके थे, लेकिन धावनगढ़ में आज भी हवेली में रहने वालों को अपना शासन समझा जाता था।
सभी लोग हवेली के लोगों को ही बड़ी इज्जत करते थे। हवेली के ठाकुर यशवंत सिंह को गांव की सभी लोग राणा सा कहकर बुलाते थे। राणा सा चाहे धावनगढ़ रजवाड़े के शासक नहीं रहे थे, लेकिन वे धावनगढ़ के अभी भी राणा सा थे। सरकार की तरफ से उन्हें अभी भी मोटी रकम के रूप में प्रिवी पर्स दिया जाता था। इसके साथ ही जब भारत देश देसी रियासतों रजवाड़ों का विलय किया जा रहा था, तब राणा यशवंत सिंह ने अपनी काफी सारी जायदाद अपनी पत्नी और अपने जान पहचान वालों के नाम करवा दी थी, जिसकी वजह से राणा यशवंत सिंह के पास अभी भी काफी सारी जमीन जायदाद थी और वह बड़ा ही शाही जीवन जीते थे। भारत देश चाहे आजाद हो गया था, लेकिन लोगों के मन में अभी भी राणा यशवंत सिंह की छवि एक महाराणा की तरह ही थी। एक तो राणा यशवंत सिंह धावनगढ़ के ठाकुर थे और दूसरा भारत की आजादी में उसने बड़ा सहयोग दिया था, इसलिए लोगों के दिल में अब भी उनके लिए इज्जत बरकरार थी। कुल मिलाकर बात यह है कि राणा यशवंत सिंह जब अभी धावनगढ़ के शासक थे, जहाँ हर छोटे बड़े फैसले ठाकुर यशवंत सिंह की अनुमति से ही दिए जाते थे। राणा यशवंत सिंह बहादुर, वीर, साहसी और दयालु किस्म के इंसान थे। उस समय में जहाँ लोग ठाकुरों के नाम से कांपते थे, वही राणा यशवंत सिंह को धावनगढ़ के लोग भगवान की तरह पूजते थे। राणा यशवंत सिंह के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा लाखन सिंह शुरू से ही वैराग्य प्रवृत्ति का था। उसका मन राजपाट सांसारिक जीवन में बिल्कुल ही नहीं था। वह शुरू से ही भगवान की पूजा पाठ किया करता था, हमेशा उसमें ही रमा रहता था। वह 14 साल का था तब तक के लाख मना करने पर भी वह वृंदावन जाने की जिद करने लगा। यशवंत सिंह अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आंखों से दूर नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को वृंदावन तो नहीं भेजा, लेकिन उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पहाड़ी पर एकांत में एक आवास बना दिया गया, जहाँ पर वह भगवान की पूजा अर्चना करे और अपनी भक्ति में लीन रह सके और उसे किसी प्रकार का विघ्न भी ना पड़े। फिर लाखन सिंह अपने पिता द्वारा पहाड़ी पर बनाए गए अपने आवास में जाकर रहने लगे और फिर वही उपासना करने लगे। वही ठाकुर यशवंत सिंह का दूसरा पुत्र प्रताप सिंह, इस जन्म में महाराणा देवव्रत ने राणा सा यशवंत सिंह के बेटे प्रताप सिंह के रूप में जन्म लिया था। अपने पिछले जन्म की तरह ही प्रताप सिंह बड़े ही महापराक्रमी, साहसी, दयालु किस्म के थे। वह देखने में एक सुंदर नौजवान थे। उसके जन्म पर कुल गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा ही महापराक्रमी, साहसी और दयालु किस्म का बनेगा। यह कोई साधारण बालक ना होकर दिव्य शक्ति से परिपूर्ण बालक है, लेकिन यह बालक ज्यादा अपना जीवन काल नहीं जी पाएगा। अगर यह ज्यादा समय तक जीवित रहा तो यह इस संसार का कल्याण करेगा। राणा यशवंत सिंह ने बड़े ही लाड़ प्यार से प्रताप सिंह का पालन पोषण किया था, जिससे प्रताप सिंह को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। महाराणा यशवंत सिंह के तीसरे पुत्र थे अभय सिंह। अभय सिंह अपने भाई प्रताप सिंह की तरह ही वीर और साहसी थे, लेकिन वे बड़े ही सीधे साधे और सुलझे हुए इंसान थे। उसके हृदय में दया और करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। महाराणा यशवंत सिंह का बड़ा पुत्र लाखन सिंह तो हमेशा के लिए ही हवेली छोड़कर चला गया था, इसलिए महाराणा यशवंत सिंह अपने बेटे प्रताप सिंह को धावनगढ़ भावी राणा सा नियुक्त करना चाहते थे। उसे प्रताप सिंह के अंदर धावनगढ़ के एक योग्य शासन के गुण नजर आते थे। आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। क्या प्रताप सिंह धावनगढ़ के महाराजा बनते हैं? क्या होता है आगे की कहानी में? प्लीज बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।